हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पार्ट 2 फिजिक्स के इस बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। क्लियर। सो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है द्रव प्रभाव की अविरतता का सिद्धांत, और बहुत ही छोटा सा है, बस समझिएगा, आप सभी याद हो जाएगा कि ये सिद्धांत कहता क्या है ना, वो आपको बस समझना है। क्लियर। याद इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको, ठीक है। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को वो पढ़ रहे तो पूछ रहे हैं कि क्या ये 100% आएगा ही एग्ज़ाम में। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी टॉपिक के 100% आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिजिक्स में जैसे पार्ट 1 फिजिक्स है, ठीक है, उसमें हमने 30-35 टॉपिक कवर किए हैं, वीडियोस भी 30-35 के आसपास हैं। अगर आप उन सभी को पढ़ लेते हो तो उनसे बाहर नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ। क्लियर। आप पूरे के पूरे 35 टॉपिक तो आएंगे नहीं, उसमें से 10-15 टॉपिक्स पूछेगा। क्लियर। इसलिए ऐसा मत कमेंट करिए। जो हम टॉपिक्स पार्ट 1 में बताए हैं उसको कवर कर दिया अच्छे तरीके से, उनको पढ़ लीजिए। और पार्ट 2 जो हम चल रहा है अभी, ये भी स्टूडेंट्स खत्म ही हो जाएगा, पार्ट 2 फिजिक्स भी, बस 1 महीना टाइम दे दीजिए, ठीक है। और साथ साथ पढ़ते रहिए। चलो, और हाँ, कमेंट्स वगैरह आप सभी जरूर करा कीजिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक अच्छे से। देखिए, द्रव प्रभाव के अविरतता का सिद्धांत क्या बोलता है। ये कहता है स्टूडेंट्स कि यदि कोई असमान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नालिका में धारा रेखी प्रभाव से बह रही है तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल व द्रव के वेग का जो गुणनफल है वो नियत रहता है। ये बोलता है क्या स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट क्या है इस सिद्धांत का, कि अगर कोई भी नलिका बनाते, एक नलिका, ठीक है, समझ लीजिए ये एक नलिका है, ये भाई एक नलिका आपने बना दी। क्लियर। और ये इसका क्षेत्रफल देख रहे हो हर जगह अलग है। यहाँ पर क्षेत्रफल आप देखेंगे अलग है, यहाँ का क्षेत्रफल देखिए अलग है। तो हर जगह अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो अलग है। तो नलिका ऐसी लेनी है जो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की हो, यानी कि अलग अलग क्षेत्रफल वाली नलिका हो आपकी, और उसमें से अगर द्रव प्रभावित करे, ये द्रव इसमें से प्रभावित करे। और एक और बात यहाँ पर लिखी है, द्रव जो हो वो धारा रेखी प्रभाव हो द्रव का। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का मैंने देखा है, पूछा गया है कि द्रव का धारा रेखी प्रभाव क्या होता है। द्रव बह रहा है, ठीक है, लेकिन द्रव का धारा रेखी प्रभाव क्या है ये बता देते हैं आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है 1-2 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक बना लीजिएगा साइड में, छोटा सा प्यारा सा, कि हाँ ये इस टॉपिक में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, वो है धारा रेखी प्रभाव। क्लियर। ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक ये कहता है कि द्रव इस तरह बहे, द्रव इस तरह बहे स्टूडेंट्स, जिसमें द्रव का प्रत्येक कण आगे वाले कण का अनुसरण करता हो, अनुसरण करता हो स्टूडेंट्स, उसे ही बोलते हैं द्रव का धारा रेखी प्रभाव। ऐसा प्रभाव द्रव का जिसमें द्रव का हर एक कण क्या करे, अपने आगे वाले कण का अनुसरण करते हुए बहे, ठीक है। जैसे आप नाली में जल को बहते हुए देखा है, नाली का जल स्टूडेंट एक द्रव का रेखी प्रभाव की तरफ बहता है। द्रव का हर एक बूंद क्या करता है, आगे वाले बूंद को देखता है, जिधर वो जा रहा है उधर वो चलेगा, जिधर वो जा रहा है उधर वो चलेगा, उसके पीछे वाला द्रव उसको देखकर आगे बढ़ेगा, उसके पीछे वाला उसको देखकर आगे बढ़ेगा। इसी तरह द्रव में जितने भी सैकड़ों करोड़ों अरबों कण है स्टूडेंट्स, वो अपने आगे वाले को देखकर उसका अनुसरण करते हुए बहते हैं, तो उसे बोलते हैं द्रव का धारा रेखी प्रभाव स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स। बस यही याद रखना है कि धारा रेखी प्रभाव यानी कि एक रेखा की तरह लाइन लगेगा कणों का, जिसमें स्टूडेंट्स पीछे वाला आगे वाले को देखकर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये आप याद हो चुका होगा, अगर आता है तो इस तरह लिख दीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक पर। धारा रेखी प्रभाव, अगर हमारा द्रव किसी नली असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की स्टूडेंट्स नलिका में बहता है, किस प्रभाव से, धारा रेखी प्रभाव से, ठीक है। यहाँ पर वही प्रभाव होता है जो अभी हमने बताया, धारा रेखी प्रभाव हो। तो स्टूडेंट्स हर एक बिंदु पर, आप हर एक बिंदु पर जाएंगे स्टूडेंट्स, जो द्रव का वेग है एवं वहाँ पर क्षेत्रफल, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल, वो क्या होता है, नियत होता है। यही आपका सिद्धांत है, ठीक है।
सिंपल सा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप किसी भी बिंदु पर जाएं, हर एक स्थान पर किसी भी बिंदु पर आप जाएंगे, जैसे मैं यहीं पर चला गया, यहाँ पर द्रव का वेग अगर v है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बिंदु पर द्रव का वेग v है और यहाँ का स्टूडेंट जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल अगर a है तो उस क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आप यहाँ पर भी जाकर वही काम करोगे, वो भी वही चीज़ आएगा जो यहाँ का वैल्यू आएगा, ठीक है। आइए, तो अगर हम इसको मान लेते हैं P बिंदु, इसको मान लेते हैं Q बिंदु, ये है P, ये है Q, ठीक है। तो P पर स्टूडेंट्स अगर वेग हमारा v1 है और Q पर वेग हमारा वेग v2 है, तो स्टूडेंट्स P बिंदु पर आप देखेंगे P पर आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, a1 इंटू v1, a1 मल्टीप्लाई में v1 मिलेगा। इसी तरह आप Q पर देखिए, Q पर देखेंगे क्षेत्रफल a2 है, वेग v2 है, तो वहाँ पर हमें मिलेगा a2 इंटू में v2, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार भैया ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी नियत होगा, ये भी नियत होगा, ये भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो जाएंगी। ये भी जो चीज़ है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि a1 v1 बराबर हो जाएगा a2 v2 के। और इसी स्टूडेंट्स इसी चीज़ को आप लिख सकते हो a इंटू v, ठीक है। तो आई होप आपको ये नियम, ये सिद्धांत समझ में आया होगा कि आप नलिका के किसी भी बिंदु पर आप क्षेत्रफल और वहाँ पर द्रव का जो वेग है उसका मल्टीप्लाई करके देखो, जो वैल्यू मिलता है वो हर जगह सेम रहेगा, हर जगह वो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू सेम रहने वाला है। हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू निकाला, ये आया, वहाँ पर निकाला, ये आया, दोनों बराबर होंगे, यही है अविरतता का सिद्धांत, ठीक है। ये तो सिद्धांत आपने समझ लिया। इसका रिजल्ट क्या मिला, इससे क्या पता चलता है, पूछ लेगा कि द्रव की अविरतता के सिद्धांत से क्या पता चलता है हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स, ये पता चलता है। और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप लिखेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ का क्षेत्रफल कम है लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है स्टूडेंट्स, फिर भी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब स्टूडेंट्स जहाँ क्षेत्रफल कम है वहाँ पर वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये रिजल्ट हमें क्या मिलता है भैया, रिजल्ट हमें मिलता है कि जहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा वहाँ पर द्रव का जो वेग है, लिक्विड का वेग, वो ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स ये रिजल्ट कॉपी में लिख लीजिएगा नीचे डालकर। रिजल्ट ये मिलता है हमें इस सिद्धांत से कि जहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम है मतलब वहाँ पर द्रव का जो वेग है वह ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करो, एक पतले पाइप में से क्या करो, पतले पाइप को नल में लगाओ और पानी भरो बाल्टी का, ठीक है। आप देखना द्रव जो है, पानी जो है पतले पाइप से जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है उसमें से बड़ा तेज निकलेगा, लेकिन वही मोटे पाइप को लगाओगे आप नल में और पानी भरोगे तो द्रव का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगा। तभी जाकर स्टूडेंट वेग और क्षेत्रफल का मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए बराबर हो पाएगा। भाई एक अगर बढ़ रहा है, एक चीज़ बढ़ा यहाँ से यहाँ तक में स्टूडेंट्स, एक चीज़ बढ़ गया, आपने देखा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, तो कम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए वेग। ये जो v2 है वह v1 से कम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। v2 है वह कम हो जाएगा v1 से, वेग घट जाएगा अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये है रिजल्ट भैया। आई होप आप समझ गए होंगे। उदाहरण भी पूछ देगा तो भी लिख देना, इसलिए कहा इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जो हमने बातें बताई वो याद रखिएगा बस। उदाहरण, नल में जो हम पाइप खोजते हैं अगर वो पतला खोजते हैं तो जो पानी है वो तेजी गति से निकलता है, लेकिन जब मोटा खोजते हैं तो वो और उसका स्पीड धीमा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्षेत्रफल अगर हमने बढ़ा दिया पाइप का तो वेग द्रव प्रभाव का कम हो गया। यही है अविरतता का सिद्धांत। अच्छे से समझा देना एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। पढ़ने वाला भी 1 नंबर बढ़ा सकता है लेकिन घटा नहीं पाएगा आपका। तो आई होप आपको ये एक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। ये सिद्धांत भी अच्छे से फील हो गया होगा क्या है, कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे क्या, बर्नौली का प्रमेय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नोट कर लीजिए प्लीज़। और हाँ भाई, आप सभी नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, जो हम यहाँ पर बातें बता रहे हैं उसको लिखते चलना नोट्स में, नहीं तो लास्ट में यही होता है कि हम पढ़ लेते हैं पूरा, चीज़ें रिवीजन करने के लिए कुछ रहता है नहीं हमारे पास, हम कहाँ से रिवीजन करें, क्लियर। तो 2 तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, उस स्थिति में दोबारा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, टाइम आपका दोबारा जाएगा, ठीक है। अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो आप नोट से जो हमने यहाँ 10 मिनट लगाया आप 5 मिनट में ही पढ़ के रिवीजन कर लेंगे, क्लियर।
देखिए हम आपका फ़ायदा सोचते हैं कि आप कम टाइम में फोड़ के आओ एग्ज़ाम में, ठीक है। सो जो हम बातें बता रहे हैं आपको लिखते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, ठीक है। कम टाइम है कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत अब इस जोरदार कर दीजिए आपकी पारी, ठीक है। रिज़ल्ट बेहतरीन ही आएगा। चलिए।